अच्छा जी, नवंबर 2018 का पेपर है ये, वेरिएंट 2 हमारा वाला वेरिएंट है। पहले वाले पे आते हैं। विच स्टेटमेंट बाय कंपनी इज नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। बेटा नॉर्मेटिव स्टेटमेंट का मतलब 50 बार ये क्वेश्चन आ चुका है ओपिनियन देना, ठीक है। इन द पास्ट 3 years वी हैव कैरिड आउट द बिगेस्ट मर्जर एक्विजिशन। ये फैक्ट होगा, ये नहीं हो सकता। सी पे आए, द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस हैज बीन इन रिटेल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ये भी फैक्ट है, उसने किया होगा तभी तो कह रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस हैज बीन सिंप्लीफाइड। ये भी फैक्ट है। The business has fallen behind competitors and needs to improve its ethical standards। तो किस तरह इम्प्रूव करें भाई, ये सवाल। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट आ जाएगी, ठीक है। 2, the diagram shows the economy's production possibility curve of good X and good Y। What is the opportunity cost of moving from R to S। सही है, क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मैंने X बढ़ा दिया, यानी कि मैंने Y कम किया होगा। Y1 से Y2 जो मेरा सेक्रीफाइस हो रहा है वो क्या होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी X2 बनाने की। तो आगे आओ। सर रिपीट करेंगे? टू समझ नहीं हाँ? आया। टू पार्ट क्वेश्चन टू। सुनो, मैंने बेटा y को कम कर दिया और x को बढ़ा दिया ना। x2 पे मैं आ गया। अब मैं x2 पे खड़ा हुआ हूँ। पहले मैं y कितना बना रहा था, इतना। अब कितना बना रहा हूँ, इतना। तो यानी कि मैंने इतना पोर्शन से y को सेक्रीफाइस कर दिया ना, y को मैंने जाया कर दिया। तो इतने पोर्शन से जब मैंने y को जाया किया, ये मेरी क्या बन जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सही सही। From 95 to 2000, each of the countries listed below moved towards a market economy through privatization programs. Which country made the slowest rate of transition। सबसे आहिस्ते से कौन आगे की तरफ बढ़ा है। आपने इसके अंदर भाई परसेंटेज चेंज निकालना है। परसेंटेज चेंज निकालोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि सबसे कम परसेंटेज चेंज जो है वो इसके अंदर आएगा। सबसे स्लोली ये वाला बढ़ा है, ठीक है। ये मेरे ख्याल में 15% के करीब करीब बढ़ रहा होगा। आओ आगे। A businesswoman sets up a charity to provide toys for young children of low-income families, which term most accurately describe these toys। भाई वो टॉयज दे रही है तो प्राइवेट गुड है ना, बिजनेस वुमेन है। फ्री गुड इसलिए नहीं क्योंकि भाई फ्री गुड का मतलब क्या होता है, सनलाइट हो गई, नेचुरल रिसोर्सेज हो गई। मेरिट गुड सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल गुड, पब्लिक गुड जो गवर्नमेंट दे रही होती है। सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, वो क्या है, प्राइवेट गुड। What will happen to an industry supply curve if new firms enter the market। लॉजिकल सी बात है भाई, राइटवर्ड शिफ्ट करेगी ना सप्लाई। ऐसे राइटवर्ड जाएगी, ये ऐसी ऐसे आगे की तरफ चली जाएगी, ठीक है। D1 ये वाला। अच्छा इसको जरा समझना। पहले आपके पास कर्व ये चल रहा था, सही, ये वाला कर्व आपके पास चल रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि उसने ऐसे शिफ्ट मारा, ऐसे शिफ्ट मारा, सही है। अब सुनो, what could cause the demand curve to shift to D2 from D, यानी कि वो यहां से ऐसे क्यों गया होगा, ऐसी क्या रीजन होगी जिसकी वजह से उसने ऐसे शिफ्ट मारा है। सबसे पहला क्या है भाई, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का डिमांड कर्व है। सबसे पहला है द कॉस्ट ऑफ रनिंग इंडिविजुअल कार राइजेस। तो लोग पीछे की तरफ इसके पास आएंगे ना, तो फिर राइटवर्ड शिफ्ट मारेगा ऐसे आगे की तरफ, ठीक है। इंडिविजुअल्स, द इंडिविजुअल इज बैंड फ्रॉम ड्राइविंग। उससे भाई हमारे पास डिमांड ऐसे लेफ्ट और पीछे की तरफ शिफ्ट मारेगी। जबकि यहाँ पर कैसे शिफ्ट मार रही है, ऐसे चिपका हुआ है, यहाँ से चिपका हुआ है, यहाँ से कम हुआ है, सही। द प्राइस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट राइजेस। द प्राइस अपने पास बढ़ेगी तो उससे अपने पास ऐसे मूवमेंट आ रही होगी भाई, सही है ना, ऐसे मूवमेंट आएगी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। द क्वालिटी, द क्वालिटी ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिक्लाइंस। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्वालिटी गिरेगी तो आप पहले के मुकाबले में कम बिलिंग होगी उसके लिए प्राइस पे करने के लिए। ये देखो आपकी बिलिंगनेस कम हुई है, आपकी डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, आपकी सिर्फ और सिर्फ बिलिंगनेस कम हुई है ना। ये देखो, ये तो अपनी जगह पर है। तो जब उसकी क्वालिटी गिरेगी तो आप पहले के मुकाबले में कम वो चीज बिलिंग होगी खरीदने के लिए, तो आपकी डिमांड जो है बिलिंगनेस की कम हो जाएगी, ठीक है। 7, two goods X and Y have positive cross elasticity of demand and upward sloping supply curve. What would be the effect of reduction in the price of good Y। बेटा पॉजिटिव है यानी कि कौन सा गुड होगा, सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है। तो अगर गुड Y की प्राइस कम हुई है तो गुड X की क्वांटिटी के ऊपर क्या इफेक्ट आना चाहिए, बढ़ेगी। अच्छा,
तो डिमांड इसकी जो है वो बढ़ रही होगी, ये बात तो क्लियर हो गई है। अच्छा, ये डिमांड आ गई, ये सप्लाई आ गई है, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी है, ये लो भाई इसकी डिमांड डी से डी वन चली गई, तो गुड एक्स की बोली हुई ना इसने, ओ सॉरी, ओ सॉरी प्राइस कम हुई है, प्राइस कम हुई है, सॉरी सॉरी सॉरी, गुड वाई की प्राइस कम हुई है तो गुड एक्स की क्वांटिटी भी कम होगी। अब आओ जरा, ये डिमांड आ गया, ये सप्लाई आ गया, इसकी जब क्वांटिटी कम हो रही है तो डिमांड ऐसे पीछे की तरफ आ जाएगी और प्राइस भी हमारी पी से डी वन नीचे आ गई, सी आंसर है, ठीक है। 8, This statement best describes the meaning of price elasticity of supply. Definition पूछी हुई है भाई सीधी सीधी सी, how much supply changes when there is a change in price, ठीक है। 9 पे आओ, table shows changes in consumer expenditure on various goods when her income increases from 20,000 to 24,000. Assuming all else remains unchanged, for which good is the consumer's income elasticity of demand greater than 1? आपने कुछ भी नहीं करना, आप जो है बस परसेंटेज चेंज निकालते रहें। ये जो है हमारे पास कितना 20,000 से कहाँ गया, 24 पे गया ना, यानी कि 20% से हमारी इनकम बढ़ी है, 20% से हमारी इनकम बढ़ गई है। अब इन सब में परसेंटेज चेंज आप निकालते रहो, देख लो किसके अंदर परसेंटेज चेंज का आंसर ग्रेटर देन 1 आ रहा है, जिसका आंसर आपके पास ग्रेटर देन 1 आ रहा होगा, जिसका आंसर ये है, तो आपका आंसर जो है वो Z बन जाएगा, ठीक है। 10 पे आओ, diagram shows the market for cocoa, which is a normal good. Initially the market is in equilibrium with price PE and quantity QE. अपन लोग इधर खड़े, यहाँ पे खड़े, सही। Which sequence of event 1 followed by event 2 must have occurred in order to move to a new equilibrium x? यानी कि यहाँ पे क्या क्या दो काम हो रहे हैं, एक तो डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई हमारी कम हो रही है। देख लो कहाँ पर डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई हमारे पास कम हो रही है 10 के अंदर। डिक्लाइन इन पॉपुलैरिटी, इससे डिमांड कम हो जाएगी जबकि हमारी डिमांड यहाँ पे बढ़ रही है, सही है। डिक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम, इससे भी डिमांड कम हो जाएगी जबकि यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है। इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम, हाँ जी भाई पहला ऑप्शन तो ठीक है, दूसरे पे आओ। एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कोको प्रोड्यूसर, बेटा इससे सप्लाई बढ़नी चाहिए जबकि यहाँ पे सप्लाई कम हो रही है। एडवर्टाइजिंग भी अच्छी है और इंक्रीज इन द टैक्सेशन ऑफ कोको, जिससे आपकी सप्लाई कम हो जाए, सही है। X and Y are complements, have upward sloping supply curve. What will be the effect on the equilibrium price and quantity of good X of an increase in the supply of good Y? यहाँ पे मैं good Y का बना रहा हूँ, एक सेकेंड देखो, यहाँ पे मेरे पास प्राइस आ गई, इधर आ गई मेरे पास क्वांटिटी, ये आ गई डिमांड, ये आ गई सप्लाई, ये प्राइस चल रही है ना मेरे पास। इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ गुड बाय, जिसकी वजह से मेरी जब सप्लाई ऐसा राइटवर्ड जाएगी मेरी प्राइस क्या हो जाएगी, P1 कम हो गई। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री क्या बोलता है कि अगर मेरे पास गुड बाय की प्राइस कम हुई है, गुड बाय की जो प्राइस कम हुई है तो गुड एक्स की डिमांड पे क्या इफेक्ट आना चाहिए, बढ़ जानी चाहिए, राइट वर्ड शिफ्ट मारेगा। अब गुड एक्स का मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ये डिमांड आ गई, ये सप्लाई आ गई, प्राइस डिमांड इसकी बढ़ गई डी से डी1, प्राइस लेवल पी से P1 और क्वांटिटी भी क्यू से Q1। देख लो कहाँ पे हो रहा है ये, क्वांटिटी इंक्रीज प्राइस इंक्रीज, डी आंसर है इसका, सही है। चलो 12 पे आ जाओ। What is generally considered to be one of the advantages of using price mechanism as rationing device? प्राइस मैकेनिज्म हम लोग यूज करते हैं तो उसका क्या एडवांटेज है भाई, इट इंश्योर्स दैट गुड आर एलोकेटेड इन अकॉर्डेंस विद द वांट्स ऑफ कंज्यूमर। बेटा गुड्स हमेशा अंडर या ओवर एलोकेट होते हैं, हर बंदा चाहता है कि वो पढ़े लेकिन हर बंदा पढ़ नहीं पाता।
It ensures that suppliers cannot make excessive profits. भाई लोग बनाते हैं excessive profit, इसने लिखा है cannot make, बनाते हैं वो profits यार, C को छोड़ दो। The allocation of good is determined by consumers wealth, बिल्कुल भी नहीं, हम लोग तो वो गुड बनाएंगे ना जो कंज्यूमर खरीद रही है। आप मेरी बात सुनो, एक नशई है, गरीब आदमी है, समझ बॉन्ड सूंघता है, वो उसका नशा करता है। अब उसके पास पैसा तो होगा नहीं कि वो महंगे नशों पे जाए, उसके पास पैसा तो नहीं होगा ना। जब उसके पास पैसा नहीं होगा तो मैं उसकी वेल्थ देख के नशा बनाऊंगा कि हाँ यार ये वेल्थ इसका है कि नहीं। वो तो बेचारा जो चर्सी है वो तो भीख मांग के भी समझ कौन सूंघेगा, तो उसकी कोई वेल्थ तो नहीं है ना। तो वेल्थ से भी ऐसा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। आंसर इसका सी है। नो वन कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गुड इफ दे आर विलिंग एंड एबल टू पे एट द मार्केट प्राइस। लास्ट 13, the diagram shows the comparative market in equilibrium with price P quantity Q which area represent the producer surplus। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है बेटा, एरिया अबव सप्लाई कर बिलो प्राइस लेवल। देख लो, यानी कि ये वाला एरिया पी डब्ल्यू यू वाला एरिया है। अब देखो इसका आंसर ए पढ़ो जरा, ओ पी डब्ल्यू क्यू माइनस ओ यू डब्ल्यू क्यू, कौन सा डब्बा बच गया इन दी एंड, ये वाला, ठीक है। अच्छा अगर मैं बी को लेके चलूं, ओ पी डब्ल्यू क्यू माइनस यू पी डब्ल्यू, वो तो बेटा फिर ये वाला एरिया आ जाएगा। प्रोड्यूस सरप्लस कौन सा वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है। द गवर्नमेंट फिक्सेस मैक्सिमम प्राइस फॉर व्हीट फ्लावर below the market equilibrium price after the maximum price is imposed, which statement is not correct, not correct। आओ जरा, producers revenue is increased, सही, आते हैं इसमें वापस। some consumers may encourage illegal sales, black marketing, ये होती है रियलिटी में। उसने क्या पूछा है, नॉट। द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ फ्लावर विल डिक्रीज, बिल्कुल ऐसा ही होता है, सरप्लस हो जाता है मार्केट में, सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, एक्सेस डिमांड होती है, शॉर्टेज बोलते हैं जिसको। आंसर क्या बचा, प्रोड्यूसर का रेवेन्यू नहीं बढ़ता। The income tax structure of a country has two elements. The first 20,000 of earned income is not taxed. Any income earned above 20,000 is taxed at 20%. What would be correct description of this structure? देखो वो बोलता है कि 20,000 रुपए अगर आप कमा रहे हो ना तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। 20,000 रुपए से ऊपर आप जितने बढ़ते रहोगे ना, आप 20% टैक्स पे करोगे अपनी पूरी इनकम का, ठीक है। अब आओ जरा पी पे आओ पहले। अब प्रोग्रेसिव टैक्स थ्रू आउट द होल इनकम रेंज, बेटा थ्रू आउट नहीं है, थ्रू आउट होता तो जीरो से लेके 20,000 जो डॉलर थे ना उस पे भी टैक्स लग रहा होता, सही है, थ्रू आउट नहीं है। प्रोपोर्शनेट टैक्स ऑन इनकम्स ऑफ मोर देन 20,000। और क्या है, रिग्रेसिव टैक्स। बेटा रिग्रेसिव टैक्स जो होता है वो तो हमारे पास सीधा सीधा सा सेल्स टैक्स होता है, वैल्यू एडेड टैक्स होता है हमारे पास, ठीक है। अच्छा अब आंसर अपने पास कौन कौन सा बचा, आंसर अपने पास ए या सी में से एक बचा है ना। अब सुनो जरा, प्रोपोर्शनेट टैक्स हमारे पास क्या होता है, और प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स जो होती है वो इनकम टैक्स होती है, वो तो जितने ज्यादा आपकी इनकम बढ़ती रहेगी उस हिसाब से हम लोग जो है आपको टैक्सेस 20% आप पे करोगे। प्रोपोर्शनेट टैक्स क्या होता है, उसके अंदर एक रेंज गिवन होती है। रेंज का मतलब जिसकी इनकम 20,000 से 30,000 के बीच में वो 5% टैक्स देगा, जिसकी 30 से 35 के बीच में वो 10% देगा, 35 से 40 वाला जो है वो 15% देगा। ये प्रोपोर्शनल टैक्स रेंज दी हुई होती है। अब इसने यहाँ पे क्या बोला, इसने यहाँ पे बोला कि भाई 20,000 रुपए के बाद आपकी जो भी इनकम होगी आप 20% टैक्स दोगे, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। अगर तो ये रेंज बताता ना रेंज, तो ये क्या बन जाता, प्रोपोर्शनल टैक्स। 16 पे आए। 2014 में इजिप्ट ने सब्सिडीज हटा दी और इनिशियल इक्विलिब्रियम अपने पास एक्स है। सब्सिडीज हटने से भाई अपने पास क्या इफेक्ट आया होगा, सब्सिडीज हटने से अपने पास सप्लाई कम हो गई होगी। मैं यहाँ से किधर आ गया हूँ, यहाँ पे आ गया, तो डिमांड कर्व तो सेम ही रहेगा ना, डिमांड कर्व तो सेम ही रहेगा जो था। सप्लाई पहले ये थी, अब सप्लाई अपनी कम हो गई, एस से एस वन, तो ये मैं एस से पॉइंट एक्स से पॉइंट बी के ऊपर आ गया, ठीक है। व्हाट इज एन एम ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट बेटा मैंने आप लोगों को बताया था क्या होती है, ईदी, सही है।
डी पे आओ, it provides ceiling for levels of income across the economy, अलग, it removes the need for state subsidies, it rewards the activity of factor of production। ये बेटा सारे के सारे इनके बदले में कुछ रिटर्न मिल रहा है। जबकि ये वाला जो है, it allows government to alter the final distribution of income। final distribution of income का मतलब, फॉर एग्जांपल 22 के पास गवर्नमेंट ने बोला कि हर बंदे के पास ना 5,000 रुपए की इनकम होनी चाहिए। अली के पास 5,000 रुपए हैं, लेकिन 22 के पास खाली 4,000 रुपए हैं। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट 22 को 1,000 रुपए देगी ताकि 22 के पास भी कितने हो जाए, 5,000। तो उसने ऑल्टर किया है फाइनल इनकम, तो उसने चेंज किया है फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को, ताकि हर बंदे के लिए वो बराबर हो। ठीक है। 18, there have been recent calls for the UK government to nationalize its railways। What would not be a reason for nationalizing the railway? Ajay, private rail companies will often charge high ticket process। बेटा वो नेशनलाइज कर रही है ना गवर्नमेंट, अपने अंदर लेके आ रही है, अपने अंडर लेके आ रही है। उसने बोला कि भाई ऐसे क्या रीजन है जिसकी वजह से मैं नेशनलाइज नहीं करूंगी, तो प्राइवेट वाला बंदा ज्यादा पैसे चार्ज करता है, तभी तो गवर्नमेंट नेशनलाइज करेगी उसको। प्राइवेट रेल कंपनीज में एक्सप्लॉइट मोनोपोली पावर वो कर रही है, तभी तो नेशनलाइज कर रहे हैं। रेलवेज आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, होता है तभी तो नेशनलाइज कर रहे हैं। रेलवे शुड बी ट्रीटेड एज पब्लिक गुड। रेलवे शुड बी ट्रीटेड एज पब्लिक गुड। भाई पब्लिक गुड हो ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है ट्रेन का। पाकिस्तान में भी कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जो कि प्राइवेट हैं, कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जो कि पब्लिक चला रहे हैं, काम गवर्नमेंट चला रही। काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। तो रेलवे जो होती है पब्लिक गुड नहीं होता, पता है क्यों? क्योंकि एक तो इसके अंदर नॉन ड्राइवरलेस वाला फैक्टर आता है। ड्राइवरलेस वाला कि भाई बर्थ लिमिटेड बर्थ होती है, अगर 100 बंदों की जगह 101 बंदा नहीं बैठ सकता। एक्सक्लूडेबल, जो टिकट लेगा सिर्फ वही बैठ सकता है। तो सारी शर्तें ही प्राइवेट वाली मीट हो रही है, पब्लिक की तो कोई शर्त ही नहीं मीट हो रही। अच्छा, the diagram shows shift in aggregate demand curve from 81 to 82। what might have caused this shift? बेटा CIGX minus M। ठीक है, यानी कि इन सब में से ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, या फिर ये कम। ठीक है ना। 90 पे हैं हम लोग। what might cause this shift? a fall in budget surplus। ए पे आते हैं अभी। a fall in trade surplus, जिसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड गिरना शुरू हो जाता है, तो अपना एग्रीगेट डिमांड कम होगा, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। राइज इन इंपोर्ट्स, एग्रीगेट डिमांड कम होगा। राइज इन इंटरेस्ट रेट, इससे इन्वेस्टमेंट अपने पास कम होती है, एग्रीगेट डिमांड कम होगा। फॉल इन बजट सरप्लस, बजट सरप्लस का मतलब होता है टैक्स रेवेन्यू लेस गवर्नमेंट स्पेंडिंग। फॉल इन बजट सरप्लस का मतलब क्या है कि लोगों, गवर्नमेंट के पास टैक्स कम जमा हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा कर रही है, तो हमारा बजट सरप्लस कम होता जा रहा है। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड भी हमारी बढ़ती है। ये आंसर। अच्छा भाई, the table shows consumer price index and national output at current price in 2014 and 2015 for the economy। CPI हमारे पास ये गिवन है, नेशनल आउटपुट एट करंट रेट अपने पास ये गिवन है। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड व्हेन 2015 इज कंपेयर्ड विद 2014? 2014 के अंदर हमारे पास सीपीआई देखो 20% से बढ़ा है, यानी कि 20% से इन्फ्लेशन आई है, प्राइस लेवल बढ़ा है। और नेशनल आउटपुट खाली कितने से बढ़ा है, 10% से बढ़ा है। ठीक है ना। आओ आगे देखते हैं भाई। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड, 20 पे हम लोग बैठे हुए, आओ जरा। मनी नेशनल आउटपुट डिक्रीज्ड बाय 10%। मनी नेशनल आउटपुट बेटा इंक्रीज हुआ है, 10% से इंक्रीज हुआ। अच्छा, मनी नेशनल आउटपुट इंक्रीज बाय 20%। बेटा सीपीआई 20% से इंक्रीज हुआ है, ये 20% से इंक्रीज नहीं हुआ। रियल नेशनल आउटपुट फेल और रियल नेशनल आउटपुट इंक्रीज। अब देखो मेरी बात सुनो, इसको समझो। हमारा नेशनल आउटपुट कितना था, 110, सही है, जबकि अपना सीपीआई कितना है, 120। जब मैं 110 को अपने 120 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा, यही होता था ना रियल जीडीपी का फॉर्मूला, नॉमिनल ओवर आरपीआई मल्टीप्लाई बाय 100। 110 ओवर 120 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 कैंसिल, क्या बच रहा है ये, 6 5, कैसे कर कर आगे कुछ ना कुछ बचेगा यार, कैलकुलेटर यूज करना आप लोग। तो भाई, और दूसरी बात, एक और तरीका ये भी है, नेशनल आउटपुट कितना है, 110,
जबकि सीपीआई कितना है 120, तो ये -10 में चला गया ना सीधा सीधा सा। तो इससे ये पता चला कि यार हमारा जो रियल नेशनल आउटपुट है ना वो गिर रहा है। ठीक है, एक सेकंड ज़रा रुकना। नाइन्टी वन पॉइंट सिक्स का मतलब ये है कि 100 से कम हुआ है। 100 से कम है ना, 91.6 का मतलब गिरा है। आ जाए 21। अच्छा, देखो इस तरह का सवाल आए ना तो साथ में खुद डायग्राम बना लिया करो, वो आसान रहता है। बिटवीन जून एंड द एंड ऑफ जुलाई 2016, यूके पाउंड स्टर्लिंग डेप्रिशिएटेड बाय 11% अगेंस्ट बास्केट करेंसीज ऑफ यूके मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स। ठीक है भाई, डायग्राम शोज ओरिजिनल एग्रीगेट डिमांड कर्व AD1, ओरिजिनल एग्रीगेट सप्लाई AS1, इक्विलिब्रियम X। ये AD आ गया, ये एग्रीगेट सप्लाई आ गया, ये इक्विलिब्रियम आ गया, ये इनकम आ गई, ये प्राइस आ गई। ठीक है, यहाँ पे आ गया प्राइस लेवल, यहाँ पे आ गया जी। सुनो, what will be the new equilibrium for the UK economy as a result of depreciation of pound sterling? सुनिएगा जरा, जब मेरे पास पाउंड गिरेगा उसकी वैल्यू गिरेगी, डेप्रिसिएट होगी, तो लॉजिकल सी बात है उसका एक्सपोर्ट तो होंगे क्योंकि माल सस्ता हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट जब होंगे तो अपनी एग्रीगेट डिमांड ऐसे राइटवर्ड गई, फिलहाल के लिए ऐसे राइटवर्ड चलेगी। अब दूसरी बात, बेटा जब मेरे पास एग्रीगेट अपना सॉरी करेंसी की वैल्यू गिर रही है तो मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी क्योंकि रॉ मटेरियल मेरे लिए महंगा हो जाएगा। जब रॉ मटेरियल मेरे पास महंगा होगा तो उससे मेरी एग्रीगेट सप्लाई क्या होनी चाहिए, कम। कम कर दो, AS1 इक्विलिब्रियम E1। मैं E से कहाँ चला गया, E1 पे चला गया, मेरी एग्रीगेट सप्लाई ऐसे पीछे आ गई। मेरा आंसर क्या बन जाएगा भाई, 21 का। सही है, आगे आए। अच्छा 22, which item is not included in the current account balance of payment? बेटा करंट अकाउंट में चार चीजें आती है, नेट इनकम, नेट ट्रांसफर, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज। देख लो भाई, एक्सपोर्ट आती है, नेट इनकम के अंदर ये चीज आ जाती है, प्रॉफिट के अंदर ये चीज आ जाती है, फॉरेन एसेट कैपिटल अकाउंट के अंदर आते हैं। A government wishes to raise the value of external exchange rate of its currency, what should it do? बोलता है कि यार हमें अपनी करेंसी का एक्सचेंज रेट बढ़ाना है, हम क्या करें? डिस्करेज इनवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इससे हमारी करेंसी डिमांड नहीं होगी, हमारी डिमांड ऑफ करेंसी गिरेगी, एक्सचेंज रेट और गिरना शुरू हो जाएगा। रेज द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, इससे प्राइस लेवल बढ़ेगा, अपनी एक्सपोर्ट्स गिरना शुरू हो जाएंगी, वापस से जो करेंसी की डिमांड है वो गिर जाएगी। रिमूव कोटास ऑन इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, बेटा इससे इंपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट बढ़ने से अपनी सप्लाई ऑफ करेंसी बढ़ती है, जब सप्लाई बढ़ेगी तो उससे वापस से वैल्यू गिरना शुरू हो जाएगी। जब मैं इंटरेस्ट रेट बढ़ाऊंगा, जब मैं इंटरेस्ट रेट बढ़ाऊंगा तो लोग मेरे बैंक्स के अंदर सेव करेंगे, और मेरे बैंक में सेव करने के लिए वो डिमांड करेंगे मेरी करेंसी यानी कि डॉलर, तो उससे भी मेरे पास करेंसी जो है वो एप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगी, वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी। Country X conducts 60% of its trade with country Y and 40% of its trade with country Z. The initial value of the trade weighted exchange rate index is 100. What will be its new trade weighted exchange rate index value if its currency falls in value by 20% against the currency of country Y or 10% against the currency of country Z? अब बात सुनो, 60% ये Y से लेता है
40% ये Z से लेता है, सही है ना। अब इसने बोला कि 20% से हमारी वैल्यू गिर गई है, यानी कि 12 से हमारी वैल्यू गिर गई होगी, जो 60 पहले था अब कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 48%, ठीक है। अब 10% से ये वाली वैल्यू बढ़ी है, ये यानी कि 4 से बढ़ी होगी 4% से, 40 प्लस 4 कितना हो गया 44%। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास 92 आ जाएगा, 24, ठीक है। 25 इंडेक्स ऑफ कंट्रीज टर्म्स ऑफ ट्रेड फ्रॉम 100 ईयर 2 के अंदर 104 चला गया, व्हाट कुड हैव कॉज्ड दिस चेंज। बेटा टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट प्राइस ओवर इंपोर्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। देख लो क्या हो रहा होगा भाई 25 के अंदर, फॉल इन एक्सपोर्ट प्राइस, इससे टर्म्स ऑफ ट्रेड गिरता है, जबकि यहाँ पे बढ़ा है। फॉल इन रेवेन्यू, रेवेन्यू का कोई काम ही नहीं होता टर्म्स ऑफ ट्रेड के अंदर। राइज इन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, जब ये बढ़ेगा तो बेटा टर्म्स ऑफ ट्रेड गिरेगा, मैं बेसिक सी मैथ्स है। क्या आंसर बचा, एप्रिसिएशन ऑफ कंट्रीज करेंसी, अपनी प्राइस लेवल बढ़ रही है तो अपना टर्म्स ऑफ ट्रेड भी बढ़ेगा। The table shows the PPC of clothes and food in 4 countries using all their resources. If the world exchange rate is 1 unit of food for 6 units of clothes, with whom is we most likely to trade? 26 हमारे पास चल रहा है, आइएगा जरा इसको देख लेते हैं। बोलता है 1:6 का रेशियो है, देख लो 1:6 का रेशियो कहाँ पे आ रहा है, अपना वी इसकी बात कर रहा था, किसके साथ ट्रेड करना है, वी लाइक टू ट्रेड ना। 1:6 देखो भाई, 1 यूनिट ऑफ फूड, ये 1:5 आ गया, ये 1:, कितना आ गया 7 आ गया, ये 1:4 आ गया, ये 1:1 आ गया, ठीक है। 20, 24, 20, हाँ सही है। अच्छा देखो सबसे ज्यादा रेशियो किसके अंदर आ रहा है, सबसे ज्यादा रेशियो किसके अंदर आ रहा है, 1:6 तो ये बनाता है ना यार, तो भाई इसको ट्रेडिंग के लिए वो बंदा चाहिएगा जो इससे ज्यादा बना रहा होगा। सबसे ज्यादा रेशियो किसके अंदर आ रहा है, एक्स के अंदर आ रहा है, तो इसका आंसर अपने पास एक्स बन जाएगा। आओ भाई, इंपोर्ट की डायग्राम है, अगर भूल गए हो तो नोट्स को एक मरतबा रिवाइज कर लेना। बेटा इंपोर्ट लगा हुआ था, ये वर्ल्ड सप्लाई थी, ये वर्ल्ड प्राइस थी, अपने पास पहले कितने से हम लोग शॉर्टेज हो रही थी, ये इतना माल हम लोग पहले इंपोर्ट करवा रहे थे, ठीक है। जब टैरिफ लगा तो टैरिफ लगने के बाद क्या इफेक्ट आया होगा, हम लोग कितना माल इंपोर्ट करवाएंगे खाली अब इतना, यानी कि हम लोग यहाँ से कहाँ चले गए Q1 टू Q5 से कहाँ चले गए Q2 से लेके Q4 तक चले गए हैं, ये रहा आंसर आपका, सही है। फ्रॉम Q1 Q5 टू Q2 टू Q4। what is an example of supply side policy। बेटा सप्लाई साइड पॉलिसी के अंदर बेसिक सा सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्सेस रिमूव और ये सारी बातें मैंने आपको बताई, सब्सिडीज का बेसिक सा आंसर। 29 के ऊपर आओ भाई। इन अ कंट्री द मार्शल लर्नर कंडीशन फॉर एन इम्प्रूवमेंट, जे कर्व उसने पूछा हुआ है, गवर्नमेंट ने डी वैल्यू कर दी अपनी करेंसी को, विच कर्व रिप्रेजेंट्स दिस बिहेवियर। बेटा जे कर्व मैंने आप लोगों को पढ़ाया था टर्म्स ऑफ ट्रेड के अंदर, याद करो, ये पॉजिटिव साइड थी, ये नेगेटिव साइड थी, जे कर्व ऐसे बनता है आपका, देख लो कहाँ पे नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, बी वाला, सही है। Which policy mix is most likely to be effective in the short run for reducing inflation in a closed economy? बेटा इन्फ्लेशन को हम लोगों ने कम करना है, सीधी सीधी सी बात है, आपको बजट डेफिसिट अपना इंक्रीज, अपना बजट सरप्लस कम करना पड़ेगा, पता है क्यों, क्योंकि भले आपके पास टैक्स आए या ना आए, आपको स्पेंडिंग तो करनी पड़ेगी ना भाई, तो बजट सरप्लस आपका जो है वो कम हो जाएगा, आंसर ए या बी में से एक है। मैं मनी सप्लाई को बढ़ाऊंगा तो उससे इंटरेस्ट रेट कम होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, सेविंग मेरे पास कम हो जाएगी, इससे भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगा, और मुझे इन्फ्लेशन को कम करना है, मुझे इन्फ्लेशन को कम करना है। इन्फ्लेशन को जब मैं कम करूंगा तो मैं इंटरेस्ट रेट को बढ़ाऊंगा, सॉरी ए या बी में से आंसर नहीं होगा, मुझे लगा इन्फ्लेशन को मैंने बढ़ाना है, इन्फ्लेशन को कम करना है, तो मैं बजट सरप्लस अपना बढ़ाऊंगा, यानी कि टैक्स ज्यादा इकट्ठा करूंगा, पैसे ज्यादा लूंगा, लेकिन स्पेंडिंग कम करूंगा, तो बजट सरप्लस मेरा बढ़ेगा और इंटरेस्ट रेट को मैं बढ़ाऊंगा, आंसर मेरे पास सी हो जाएगा। ये लास्ट वाला समझ गए थे, मैं जरा कंफ्यूजन हो गई थी मुझे, क्लियर है भाई।
चले, अल्लाह हाफिज।